नमस्कार। आप देख रहे हैं बिस्तक का खास शो बजट और बाजार। बजट आने में अब कुछ ही समय बचा है और मार्केट्स पे भी इसका बहुत तगड़ा इम्पैक्ट पड़ा है। बजट से पहले बाजार में प्रॉफिट बुकिंग हुई है, लेकिन अब क्या इन स्तरों पर संभल पाएंगे या फिर मामला अभी और ढीला हो जाएगा? और कौन से ऐसे ट्रिगर्स हैं जो मार्केट पे अब डोमिनेट करते हुए नजर आएंगे? बजट बजट से क्या एक्सपेक्टेशन है? इन तमाम मुद्दों पे बात करने के लिए आज हमारे साथ बेहद ही खास मेहमान जुड़े हैं। मेहता इक्विटीज के सीनियर वीपी रिसर्च प्रशांत तापसे जी हमको ज्वाइन कर रहे हैं। प्रशांत जी नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका बिस्तक पे। वेरी गुड मॉर्निंग रजत जी। सर, बजट बेहद नजदीक है। क्या लगता है इस बार कितना मुश्किल काम है वित्त मंत्री के लिए? और दूसरा, ये बाजार में जिस तरीके की प्रॉफिट बुकिंग हुई है इस पे आप क्या कहेंगे? देखो, जिस तरीके से प्रेशर लास्ट न्यू ईयर से चल रहा है मार्केट्स में, उसका कारण दो तीन है। एक तो जो यूएस डील का जो डिले होना और बहुत सारे जियो पोलिटिकल टेंशन क्रिएट करना, और जिस तरीके से लोकल अर्निंग ग्रोथ में जो डिसअपॉइंटमेंट आ रहा है जो बड़े दिग्गज कंपनी ने दिया है, उस सारे फैक्टर्स को इंडियन मार्केट्स ने एक तरह नेगेटिवली लिया हुआ है। और बजट में मैं एक्सपेक्ट ये नहीं कर रहा हूँ कि बड़ा बड़ा कोई अनाउंसमेंट आए, बिकॉज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये चीज कायम रखा है कि आउट ऑफ द बजट अपडेट्स बहुत सारे दिए हैं। अब देखो, एक महीना पहले 80,000 करोड़ डिफेंस के लिए, रेलवेज के लिए दिए थे, और जीएसटी को नॉन बजट इवेंट बना के रख दिया, तो जो सितंबर में 2.0 को रिलीज किया। तो दिस बजट विल बी मोरली फोकसिंग ऑन एक लोकल ग्रोथ को कैसे पुशअप किए, उस पर फोकस किए जाएंगे। बाकी जो दुनिया में जो अनसर्टेनिटी है उसको भी झेलना पड़ेगा। तो अनसर्टेन मूड माहौल में कामकाज करना पड़ेगा, लेकिन फिर आप क्या टॉप एक्सपेक्टेशंस रख के चल रहे हो इस बजट में? ऐसा क्या बोल दें वित्त मंत्री जो बाजार का मूड माहौल ठीक हो जाए? आई थिंक जो अनसर्टेनिटी ग्लोबल मार्केट में चल रहा है उसको सपोर्ट करने के लिए जो एक्सपोर्ट इंडस्ट्री है इंडिया में, वहां पे कुछ पीएलआई स्कीम्स को लेके आना चाहिए। लोकल मैन्युफैक्चरिंग, लोकल कंजम्पशन पे फोकस करने के लिए कुछ पीएलआई स्कीम्स लाना चाहिए। जो मेजरली मुझे लगता है कि जो इंडियन ग्रोथ स्टोरी है, जो 8% के आसपास जीडीपी ग्रोथ आ रहा है, उसको एक अच्छा स्टेबल रखने के लिए या इसको बढ़ाने के लिए फोकस करना चाहिए। बिकॉज दुनिया का जो अनसर्टेनिटी है वो इंडिया कंट्रोल नहीं कर सकता, बट अगर इंडिया के अंदर जो कंजम्पशन स्टोरी है, ग्रोथ स्टोरी है, उसको फोकस करने के हिसाब से अगर वित्त मंत्री ने अगर फोकस किया, मुझे लगता है कि एटलीस्ट 8% जीडीपी फोकस, ग्रोथ फोकस करने के लिए डोमेस्टिक कंजम्पशन के ऊपर जो एक टैक्स में कुछ चेंजेस लाना चाहिए। जिस तरीके से लास्ट टाइम 12 लाख तक उसको जो छूट दी थी, वो भी शायद 15 लाख तक जा सकता है, जहां पे इंडियन कंज्यूमर्स के हिसाब से, इंडियन सैलरी होल्डर के पास अगर ज्यादा पैसा रहेगा तो शायद वो मार्केट्स में इन्वेस्ट करेगा, शायद वो स्पेंड करेगा। तो वो एक थोड़ा सा ग्रोथ फोकस्ड कंजम्पशन स्टोरी लेके आने की कोशिश करेंगे। ग्रोथ पे, कंजम्पशन पे फोकस पिछले बजट में भी था और बड़ी बड़ी घोषणाएं हुई थी, जैसे कि अभी आपने बोला 12 लाख रुपए तक सालाना आमदनी पर टैक्स माफी, 75,000 रुपए टैक्स डिडक्शन, और उसके बाद जीएसटी 2.0 रिफॉर्म भी हुआ। लेकिन क्या आपको लगता है कि इस बार सरकार के हाथ थोड़े बंधे हुए हैं, क्योंकि जीएसटी 2.0 रिफॉर्म के बाद ऐसी अटकलें लगनी शुरू हो गई थी कि टैक्स कलेक्शंस उतने स्ट्रांग नहीं है। जब टैक्स कलेक्शंस, रेवेन्यू स्ट्रीम ही सरकार की कमजोर पड़ेगी, तो फिर सरकार बांटेगी क्या? आम आदमी को क्या इस बजट में कोई बहुत बड़ी राहत नहीं मिल सकती? देखो, कॉमन मैन के लिए तो शायद राहत मिल सकती है, बट जिस तरीके से मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि जीएसटी को इम्पैक्ट हो गया तो इमीडिएटली उसको अगले क्वार्टर में इम्पैक्ट आना चाहिए, आई थिंक नो। देखो, जिस तरीके से बड़े जीएसटी को हमने फर्स्ट टाइम जब इम्प्लीमेंट किया तो साल भर के बाद उसका इम्पैक्ट आना चालू हो गया। 2.2 का जो एक दो इक्का दुक्का जो सेक्टर है, जैसे कि ऑटो इंडस्ट्री, वहां पे अच्छा खासा बेनिफिट ले लिया। बट बाकी बहुत सारे ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे जीएसटी का बेनिफिट अभी कंज्यूमर तक पहुंचा नहीं है। तो आई आई थिंक एटलीस्ट 6 मंथ्स, मतलब मार्च अप्रैल तक ये जो एडजस्टमेंट होते हैं जीएसटी के सब होने के बाद, अप्रैल से जो ग्रोथ आएगी, मुझे लगता है कि जीएसटी बेनिफिट लोगों को आना चालू हो जाएगा। जिस तरीके से मैंने ये सी स्पीसी में सब लिए थे, तो प्री जीएसटी कलेक्शन लिया तो मुझे ऑलमोस्ट 15-18 टका का मतलब नुकसान हुआ। तो शायद अभी लेता तो शायद मुझे वो डिस्काउंट में मिल जाता। तो आई थिंक गोइंग फॉरवर्ड, स्लो एंड स्टडी जीएसटी इम्पैक्ट मार्केट्स को मिलेंगे। सर, एक और आंकड़ा जो बाजार में बहुत क्लोजली ट्रैक होता है जैसे बजट की अनाउंसमेंट होती है, वो है कैपेक्स। 11.21 लाख करोड़ रुपीस का कैपेक्स पिछले बजट में, जो अभी फिस्कल बीत रहा है इसके लिए तय किया गया था। आपको लगता है कि यहाँ पर कुछ भी, अगर आंकड़ा 11.21 लाख या फिर इससे कम आया तो बाजार उस पर नेगेटिव रिएक्ट करेगा, या फिर ये ऑलरेडी फैक्टर इन है? मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि सरकार के रेवेन्यूज अभी उतने स्ट्रांग नहीं है, तो सरकार क्या कैपेक्स पे उतना पोटेंशियल है सरकार का कि वो खर्च कर पाएगी अगले वित्त वर्ष में? आई थिंक गवर्नमेंट के पास अभी भी शायद थोड़े मौके हैं। अभी जनवरी एंड हो चुका है, फरवरी मार्च है, तो आई थिंक वो जो कैपेक्स को कंप्लीट करने के लिए बहुत सारी चीजें, फॉर एग्जांपल आईडीबीआई का जो उन्होंने प्लान रखा डिसइन्वेस्टमेंट का, तो एक्चुअली वो काउंट किया नहीं गया था। मुझे लगता है कि मार्च के अंदर वो काउंट कर देंगे, सो दैट उनका एटलीस्ट 11.5 11.4 का जो टारगेट है वो मैच हो जाएगा। ओवरऑल ऑब्वियसली यस, उतना कैपेक्स हुआ नहीं है, और आने वाले जो कैपेक्स के ऊपर भी बहुत सारे क्वेश्चन रेज हो रहे हैं। आई थिंक देयर विल बी मीनिंगफुल नो राइज इन द कैपेक्स टारगेट फॉर नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर।
देखते हैं ये आंकड़ा कैसा रहता है, लेकिन इसके ऊपर बाजार की नजरें रहेंगी। मैं पहले बता दूं अपने व्यूअर्स को, 11.21 लाख करोड़ रुपीस पिछली बार का कैपेक्स था। इसमें कंसिस्टेंट हमने बढ़ोतरी देखी है, और कहते हैं कि अगर आप 1 रुपया इकोनॉमी में डालो तो वो 3 गुना होकर निकलता है। उसका कैस्केडिंग इफेक्ट बहुत ज्यादा होता है इकोनॉमी पे। तो सरकार क्या इस बार कैपेक्स के मोर्चे पे बैकफुट पे आएगी, या फिर और एग्रेसिवली स्पेंड करेगी, यही देखना है। और अगर एग्रेसिवली स्पेंड करनी है तो सर फिर लेना पड़ेगा कर्ज, बोरोइंग। और हमेशा से यही रहता है कि फिस्कल डेफिसिट सरकार कितना मेंटेन करके चलेगी। पिछली बार का आंकड़ा था 4.4%, जिसका एम रखा था सरकार ने। लग रहा है इसी के आसपास होगा, या फिर इससे भी कम का प्रोजेक्शन सरकार देगी। और अगर ज्यादा सरकार ने कर्ज लेने की कोशिश की तो बाजार कैसे फिर रिएक्ट करेगा? ओवरऑल ऑब्वियसली यस, एक बिगेस्ट चैलेंज है फाइनेंस मिनिस्टर के लिए, बैलेंसिंग फिजिकल डिसिप्लिन विद द ग्रोथ सपोर्ट एज वेल एज ग्लोबल अनसर्टेनिटी। और प्लस जिस तरीके से एफआईएस का कैपिटल आउटफ्लो हो रहा है वो भी एक बड़ा कंसर्न है मार्केट्स के लिए। स्लोइंग ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट मोमेंटम भी बहुत स्लो हो चुका है, तो गवर्नमेंट को कैपेक्स के ऊपर फोकस करना ही है, उसको इंक्रीज करना ही है। बट उसको इंक्रीजिंग कैसे उसको एडजस्ट करेंगे, उसको कहाँ से लेके आएंगे, ये एक बड़ा क्वेश्चन रहेगा जो वित्त मंत्री को ये बार थोड़ा सा हेडेक ही है। बट आई थिंक मोदी जी हो या होम मिनिस्टर जी हो या फाइनेंस मिनिस्ट्री हो, मुझे लगता है कि इसको एक अच्छा सा इम्पैक्ट बना के, उसको अच्छा सा मिक्स बना के मार्केट्स में प्रेजेंट करने। सी वो कैपेक्स कम नहीं कर सकते, कम करने से मार्केट्स को और नेगेटिव लेके जाएगा, न्यूट्रल टू पॉजिटिव लेके जाएंगे। बहुत कुछ करना है। अभी पता लगा ऊपर के जो 4 सवाल थे वो इसी के ऊपर ही थे, कैपेक्स, उसके बाद फिस्कल डेफिसिट, ये सब वित्त मंत्री इस समय, फाइनेंस मिनिस्ट्री भी यही सोच रही है कि इसमें किस तरीके से तालमेल बिठाया जाए। और बड़ी बड़ी घोषणाएं होती हुई नजर आएंगी। लेकिन ऐसा लग रहा है इस बार बजट में कि आम आदमी को नहीं, लेकिन इंडस्ट्री स्पेसिफिक बड़े रिफॉर्म्स हो सकते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमने जीएसटी 2.0 में सरकार की ये पहल देखी थी कि कंजम्पशन को बूस्ट करना है। क्यों? क्योंकि जियोपॉलिटिकल टेंशंस बहुत ज्यादा एस्केलेटेड थे, टैरिफ वॉर में हम पड़े हुए हैं, डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ थ्रेट्स दे रखे हैं। तो कुछ तो काउंटर मेजर्स इंडिया को भी लेने थे। तो जीएसटी 2.0 रिफॉर्म हो गया। अब इंडस्ट्री को सहारा देना है। तो इंडस्ट्री को सहारा देने के लिए क्या कुछ घोषणाएं हो सकती हैं? आप क्या एक्सपेक्ट कर चलो प्रशांत जी, क्या कोई कस्टम ड्यूटी कट या फिर पीएलआई स्कीम्स में एग्रेसिवली सरकार आगे बढ़ेगी? मेजर फोकस तो पीएलआई स्कीम्स पे रहेंगे। जो सेक्टर्स हाईली एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स थे उनमें पीएलआई स्कीम्स अगर लाएंगे तो आई थिंक वो एक इंडस्ट्री के लिए अच्छा खासा सपोर्ट रहेगा। वो इंडस्ट्री में अच्छा खासा कैपेक्स भी वो डालना कोशिश करेंगे। एक थोड़ा सा जो बोलते हैं परफॉर्मेंस लिंक्ड जो स्कीम होते हैं, वो परफॉर्मेंस लिंक्स के लिए कैपेक्स को भी डालना पड़ेगा। अगर वो बोलेंगे आने वाले जो नए कैपेक्स से 500 करोड़ के ऊपर अगर आप डालते हो तो आपको ये पीएलआई स्कीम मिलेगा। तो लॉट ऑफ प्राइवेट कैपेक्स को बढ़ावा देने के लिए पीएलआई स्कीम्स को फोकस किया जाएगा, मेजरली जिसका एक्सपोर्ट फोकस्ड है, जहां पे उनको तकलीफ जा रही है। सही बात है, निजी क्षेत्र की पार्टिसिपेशन जरूरी है। अभी तक देख लिया, सरकारी कैपेक्स बहुत स्ट्रांग है, अब निजी क्षेत्र के कैपेक्स को बढ़ावा देना है। अब मुद्दा वही है कि डोनाल्ड ट्रंप शांत नहीं हो रहे हैं। बोल बैठे वो वीकेंड पे कि कनाडा के ऊपर 100% का टैरिफ लगा देंगे अगर उन्होंने चाइना के साथ ट्रेड डील की तो। सर चाइना से तो हम भी व्यापार कर रहे हैं अब। पहले खफा थे रशिया के साथ तेल इंपोर्ट करने पे, तो उन्होंने 25% के टैरिफ ला दिए थे, जो स्कॉट बेसेंट बोल रहे हैं कि उसको वापसी ले लेंगे क्योंकि हम रशिया से अब तेल इंपोर्ट करते नहीं है। तो मुद्दा आ गया फिर चाइना का। अब अगर कनाडा के ऊपर 100% के टैरिफ लगाए तो कहीं डोनाल्ड ट्रंप कोई हमसे तो नहीं नाराज हो जाएंगे? क्योंकि हम भी चाइना के साथ आजकल ट्रेड डील की मतलब व्यापार थोड़ा ज्यादा करना शुरू कर दिया हमने। और दूसरा ये है कि ईयू के साथ जो ट्रेड डील होगी उसका कहीं डोनाल्ड ट्रंप पे कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़ जाए। डोनाल्ड ट्रंप बहुत घूर घूर के देख रहे होंगे जो जो चीजें इंडिया में हो रही हैं। ऑब्वियसली यस, जिस तरीके से डे टू डे डेवलपमेंट हो रहा है, एवरी डे देयर इज अ न्यू डायलॉग, न्यू अनाउंसमेंट, न्यू जियोपॉलिटिकल टेंशंस बीइंग क्रिएटेड। और कहीं ना कहीं इंडिया एक सेंटर स्टेज पे आ चुका है कि ट्रम्प कहीं ना कहीं ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है कि इंडिया को कहीं ना कहीं वो प्रेशराइज करके यूएस और इंडिया का ट्रेड डील साइन करने के लिए मजबूर कर रहा है। बट इंडिया स्टैंडिंग वेरी स्ट्रांग। जिस तरीके से लास्ट डोवोस में भी जो बातें चल रही थी, उसके बाद जो उन्होंने कमेंट दिया कि मोदी जी इज गुड फ्रेंड, माय गुड फ्रेंड, वो तो पूरा साल से बोल रहे हैं, कुछ करते तो है नहीं। आई थिंक इंडिया जो स्टैंड लिया है, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मोदी जी ने जो एक कमेंट दिया है कि वी विल नॉट गेट एडजस्टेड फॉर ऑल द प्रेजर्स, वी विल रिमेन स्टैंड ऑन द एग्रीकल्चर और जो भी लोकल बिजनेस प्रोटेक्ट करने के लिए। तो आई थिंक दैट इज गिविंग इज लॉट ऑफ एडवांटेज। बट यस, ये चाइना के साथ थोड़ा सा अभी विंडोज खुल चुके हैं, रोड्स खुल चुके हैं। शायद इंडिया विजिट, जो चाइना का विजिट जो प्राइम मिनिस्टर ने किया था, उसका भी इम्पैक्ट टर्म्स आप देख रहे हैं वहां बैठ के। तो ये तो पता चल गया कि इंडिया झुकेगा नहीं। बट आई थिंक he will keep on doing lot of activities which will create India under pressure. But as I think जो stand गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लिया है वो बहुत स्ट्रांग है, we will remain। बस ये चाइना के साथ जो किया है तो कहीं ना कहीं वो डायलॉग्स मार सकते हैं।
हाँ, वो डायलॉग बाजी तो होगी, लेकिन सर ऐसा क्या बारीकी से देख रहे हैं वो भारत में जो कि ईयू को नहीं दिख रहा, यूके को नहीं दिख रहा, यूएई वालों को नहीं दिख रहा, चाइना वालों को नहीं दिख रहा, रशिया वालों को नहीं दिख रहा। सब ट्रेड डील करने से, इनफैक्ट ब्रिक्स नेशंस जितने भी हैं वो तो बढ़ बढ़ के आगे बढ़ बढ़ के आ रहे हैं कि हाँ भारत के साथ व्यापार करना है। तो डोनाल्ड ट्रंप को ऐसा क्या पेच फंसा हुआ है कि वो अभी तक ट्रेड डील नहीं कर पा रहे, बाकी सब करने को तैयार बैठे हैं, ईयू की भी हो जाएगी बताओ। देखो ऑलमोस्ट आई थिंक अभी स्टेटमेंट आ रहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने उसको दे दिया है, अप्रूवल दे दिया है कि इंडिया और यूयू का ट्रेड हो जाएगा। डिस्पाइट दैट मार्केट कुछ खुश नहीं है, अभी भी वो अलग 50 पॉइंट के आसपास ऊपर नीचे की चल ही रहा है। देखो इंडिया में क्या है, आई थिंक द नेक्स्ट वर्ल्ड इंजन ऑफ ग्रोथ वुड बी फ्रॉम द मेजरली कंट्रीब्यूटेड फ्रॉम इंडिया ओनली। तो जो स्टडीज वर्ल्ड बैंक ने किया हुआ है कि इंडिया का ग्रोथ कितना स्ट्रांग है, तो यूएस बीइंग द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमी, उनको अगर ग्रोथ पे लेके आना है तो दे हैव टू पार्टनर विद इंडिया। और ये चीज बाकी लोग बिंदास ओपन होके फ्री ट्रेड एग्रीमेंट करना चालू कर चुके हैं, बट इसको फ्री ट्रेड नहीं करना है, इसको बिजनेस ट्रेड करना है। तो वो हिसाब से वो सोच रहा है कि अगर उसके मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट्स लाइक एग्रीकल्चर हो या फार्म फार्म इक्विपमेंट के जो भी उनके बिजनेस है, उसको अगर इंडिया में लेके आएंगे तो उनको एडवांटेज बहुत मिल जाएगा। अगर डेयरी फॉर्म यूएस का इंडिया में आता है, फूड में अगर आता है, तो आई थिंक दे विल बी मोर बिजनेस फॉर देम। तो उनको लग रहा है ये सोने की चिड़िया है, बट अगेन उसको अगर फ्री ट्रेड दे देते तो ज्यादा बेनिफिट इंडिया को होगा। तो इज नॉट मेकिंग अस फ्री, ही इज ट्राइंग टू कीप अस इन द लूप ऑफ प्रेशर एंड देन क्रिएट अ बिग डील। जो यूरोप देख रहा है, तो यूरोप बोलता है कि यार ग्रोथ इंजन इतनी स्ट्रांग है, 8% किसी के पास नहीं है, पॉपुलेशन इज अ बिग स्ट्रेंथ फॉर इंडियन मार्केट। आई थिंक जिस तरीके से इंडिया का एक स्ट्रेंथ बना हुआ है लोकल कंजम्पशन प्लस फॉरेन गुड्स को इंडिया में अगर एंट्री देते हैं और फ्री ट्रेड दे देते हैं, तो आई थिंक द अदर कंट्रीज विल डू ग्रेट बिजनेस। तो वो चीज सबको दिख रहा है, यूएस को भी दिख रहा है, बट ही डजंट वांट टू डू इट फ्री। तो बस पेच यहीं फंसा हुआ है कि अमेरिका के साथ कब ट्रेड डील होगी। अब देखिए वो दुनिया की सबसे बड़ी इकॉनमी है तो उसको निग्लेक्ट नहीं कर सकते, भारत के लिए वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अभी हमको करना ये है कि बजट पे कंसंट्रेट करना है, और बजट में वित्त मंत्री इंडस्ट्री स्पेसिफिक जो घोषणाएं करेंगी उसके ऊपर रिएक्ट करेंगे, और बाजार में पेच फंसा रहेगा जब तक यूएस के साथ ट्रेड डील में क्लैरिटी नहीं आ जाती तब तक। और उनके रिप्रेजेंटेटिव्स बार बार बोल चुके हैं कि बस हुई हुई ट्रेड डील बहुत अच्छी होने वाली है, बड़ी होने वाली है। स्कॉट बेसेंट भी बोल रहे हैं कि 25% का एक्स्ट्रा टैरिफ भी वो माफ करने के लिए तैयार हो गए हैं, करा नहीं है, तैयार हुए हैं, हो सकता है कि कर दें। तो बातें हैं, बातों का क्या, वो तो अभी समय लगाएगा। हमने ईयू के साथ जो ट्रेड डील कर ली उसका एक बड़ा इम्पैक्ट अब हो सकता है कि आने वाले समय के लिए इकोनॉमी में पड़े। अब कमिंग बैक टू मार्केट्स, सबकी ख्वाहिश ये है कि कैपिटल गेन टैक्स और एसटीटी को कम कर दे, क्योंकि मार्केट चल नहीं रही है। जितने भी गेन्स में कम से कम उतना तो प्रोटेक्ट हो जाए, क्योंकि आधा पोर्टफोलियो तो लॉस में ही होगा। तो आप क्या समझते हैं कि सरकार किसी भी तरीके से कैपिटल गेन टैक्स की या तो जो लिमिट होती है 1.25 लाख उसको बढ़ा दे, या फिर कैपिटल गेन टैक्स को कम कर दे 12.5% जो लगा रखा है, या फिर एसटीटी कम कर दे, कुछ तो करे स्टॉक मार्केट के लिए। आई डोंट थिंक कि वो, मैं एज ए अगर फाइनेंस मिनिस्टर का अगर सेक्रेटरी होता तो मैं ऐसा तो सोचता नहीं था। बट एज ए इन्वेस्टर और मार्केट पार्टिसिपेंट सोच रहा हूँ कि कुछ ना कुछ तो करना चाहिए, सो दैट कि ट्रेडर्स इन्वेस्टर्स गेट सम काइंड ऑफ रिलीफ, और वो टाइम पे थोड़ा मार्केट स्टेबलाइज हो जाता है। बट अनलाइकली मीनिंगफुल कट कहीं पे भी नहीं आने वाला है। जो मेरा एजम्पशन है, जो लास्ट मैंने 10-12 बजट देखे उनको एक्चुअली बढ़ाने में ही फोकस होता है, मार्केट के डर में, और कभी कुछ कुछ घटाते नहीं है। अगर वो ऐसा होगा तो आई थिंक हर बार एक्सपेक्टेशन बढ़ी जाता है। नो चेंज इज ऑल्सो गुड, गुड न्यूज फॉर कैपिटल मार्केट। मुझे वो चेंजेस नहीं चाहिए, कोई बड़ा भी नहीं चाहिए, कोई छोटा भी नहीं चाहिए, बिकॉज वी आर ऑलरेडी एडजस्टेड टू दिस काइंड ऑफ टैक्सेस। तो आई डोंट सी एनी रैशनलाइजेशन, आई डोंट सी एनीथिंग चेंजेस इन दैट। अगर स्टेबल भी रखते हैं तो अच्छी बात है मार्केट्स के लिए, दो दे आर नॉट टचिंग दिस कैपिटल मार्केट परफॉर्मेंस लिंक्ड कोई भी इम्पैक्ट मार्केट्स में आए। तो ओवरऑल अगर वो जो बोलते हैं कि साल भर में जो प्रॉफिटेबिलिटी इतने टैक्स, 1 लाख तक टैक्स नहीं होगा, 2 लाख तक टैक्स नहीं होगा अगर कैपिटल मार्केट में इतना कमाते हो, शायद वहां पे, बिकॉज एनी हाउ गवर्नमेंट को पता है कि मार्केट में किसी ने प्रॉफिट अच्छा बनाया नहीं है, और आगे जाके इतनी वॉलेटिलिटी में बनाएंगे भी नहीं, तो थोड़ा बेनिफिट देने के लिए जो लाख का लिमिट है शायद वो 2 या 3 लाख तक उसको बढ़ा देंगे, विच विल नॉट इम्पैक्ट एनीथिंग एल्स। बट अगेन नेक्स्ट ईयर के जो कैलकुलेशन में, टैक्सेशन में शायद कुछ चिल्लर बेनिफिट कोई स्मॉल ट्रेडर्स को मिल जाए, बट नॉट फॉर बिग बिग ट्रेडर्स। सो नो एक्सपेक्टेशन फ्रॉम दैट साइड। राइट, लेकिन फिर मार्केट फंसा फंसा सा पड़ा है ना। क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हो कि कुछ प्री बजट रैली, बताओ आखिरी हफ्ते में आके हम प्री बजट रैली की बात कर रहे हैं, लेकिन पिछली बार बनी थी सर। पिछली बार बजट से ठीक एक हफ्ते पहले बाजार चलना शुरू हुआ था और 3% उछल गया था, 679 पॉइंट उछला था निफ्टी। तो क्या लगता है इतने बीटन डाउन है और इतनी क्षमता है कि इकोनॉमिक सर्वे से पहले या बजट से पहले बाजार में रिकवरी आ सकती है? देखो सर, अभी भी अपने पास 1 2 3
थ्री बस डेज 3। बाकी हैं। 3 डेज बाकी है। 3 डेज में ट्रम्प जी क्या क्या करने वाले हैं आई डोंट नो। वो अगर सरप्राइजली एक 25% का जो एडिशनल टैरिफ है वो अगर कट कर देंगे तो थोड़ा रैली आ जाएगा। उसको बजट मानो या क्या मानो मुझे नहीं पता, बट कोई बजट बेस पे कोई प्री बजट रैली नहीं आने वाला है मेरे assumption से। जिस तरीके से गवर्नमेंट को इसको नॉन इवेंट बना के रख दिया है, नॉन बड़े अनाउंसमेंट कुछ करते नहीं है। आप देखो जीएसटी 2.0 भी उसको बजट के बाहर ही रखा। वो तो ग्लोबल प्रेशर के आसपास लेके आए इसलिए, वरना तो शायद 2.0 यहाँ पे लेके आते। और बड़े बड़े दिग्गज इंडस्ट्री फॉर एग्जाम्पल डिफेंस हो, रेलवे में अच्छे अच्छे अनाउंसमेंट ऑलरेडी दिसंबर में आ चुके हैं। तो बड़े अनाउंसमेंट मुझे लगता नहीं है यहाँ पे कुछ करने वाले हैं। यहाँ पे थोड़ा सा टैक्स में कुछ बेनिफिट देने की कोशिश करेंगे, बाकी सिर्फ प्लानिंग बताएंगे। मुझे लगता है कि बजट होने के बाद अप्रैल में दे विल ब्रिंग आउट लॉट ऑफ अदर एक्शन to which will impact capital markets, which will impact the consumption story. But again, budget is a non-event factor. ओके राइट, देखते हैं फिर अभी बजट से पहले क्या बाजार में कोई रिकवरी आती है कि नहीं, अगर आ भी गई तो उसको सस्टेनेबल होगी कि नहीं, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है, क्योंकि बार बार ऊपरी स्तरों पर हो रही है मुनाफा वसूली और एफआईआई लगातार बेचते चले जा रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत ये थीम रही है सरकार की पिछले कुछ बजट्स में। इस बार भी आत्मनिर्भर भारत पे ही फोकस होगा, घरेलू इंडस्ट्री को सपोर्ट करने पे फोकस होगा। तो सर कौन से ऐसे सेक्टर्स हैं जिसपे आप समझते हो कि सरकार का फोकस ज्यादा रहेगा बजट में? आई थिंक देखो, दो सेक्टर तो वेरी क्लियर है, रेलवे और डिफेंस तो डिफॉल्ट रहेंगे। उसके एलोकेशन तो एटलीस्ट 8 to 12% के आसपास लास्ट ईयर कंपैरिजन से बढ़ने वाला ही है। इलेक्ट्रॉनिक मैन्युफैक्चरिंग में शायद थोड़ा फोकस होना चाहिए। जिस तरीके से लास्ट 3 महीने में जो ईएमएस सेक्टर है बहुत अंडर परफॉर्म किया हुआ है, जैसे डिक्सॉन हो, पीजीएल हो, एपैक ड्यूरेबल्स हो, वहाँ पे अच्छा खासा प्रेशर मिलता है। तो वहाँ पे शायद फोकस करने के लिए ये बजट में फोकस कर सकते हैं। और पीएसयू एज ए थीम फिर से चलाने की कोशिश करेंगे। आई थिंक पीएसयू सेक्टर में जो भी मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर्स हैं वहां पे, इंफ्रास्ट्रक्चर स्ट्रक्चर से वहां पे भी अच्छा खासा फोकस कर सकते हैं। आई थिंक आत्मनिर्भरता एक एक अच्छा थीम बना हुआ है पोस्ट कोविड। ये एक चीज अच्छा चला हुआ है इंडियन मार्केट्स के लिए। अगर ये चीज नहीं होता और अगर हम डिपेंडेबल हो जाते हैं चाइना, जापान, यूएस के लिए, तो आज आई थिंक जो 25,000 का मार्केट चल रहा है निफ्टी में, शायद वो भी नहीं हो पाते। तो आत्मनिर्भरता एक अच्छा सपोर्ट दिया हुआ है। इवन आप देखोगे एसआईपी के थ्रू, अगर हम लोग कोविड के पहले वाला एसआईपी मंथली देख सकते हैं, अभी देख सकते हैं, तो 30,000 करोड़ का जो मंथली एसआईपी आ रहा है वो भी एक आत्मनिर्भरता ही है। मतलब वी आर इन्वेस्टिंग इन आवर कंट्री सेल्फ। रिटेल खुद को एक इन्वेस्ट कर रहा है, खुद को सेविंग्स कर रहा है, और 30,000 करोड़ मतलब एवरी डे ऑलमोस्ट 2,500 या 2,000 करोड़ तक मार्केट में डाल रहा है कि ये सपोर्ट करे आगे के इंडिया ग्रोथ के लिए। तो आत्मनिर्भरता विल रिमेन फॉर नेक्स्ट 5-10 years अगेन। पर बाजार पे इसका कुछ इम्पैक्ट, कोई सेक्टर स्पेसिफिक जहां पर आप बुलिश हो, चाहे अर्निंग्स के चलते भी? सर अभी तक आपको जो भी अर्निंग्स भी दिखाई दी और जो बजट एक्सपेक्टेशंस है उसके चलते आप कौन सी थीम्स के ऊपर बेट लगाना पसंद करोगे? आई थिंक अभी भी एनर्जी, पावर और ऑटोमोबाइल, ये 3 सेक्टर्स मैं फोकस कर रहा हूँ जहाँ पे अभी भी एक अच्छा खासा ग्रोथ एक्सपेक्टेड है। और एनबीएफसी कैन बी अनदर सेक्टर वन शुड फोकस मोर ऑन। और पीएसयू बैंक्स तो कर ही रहे हैं, अच्छा परफॉर्मेंस कर रहे हैं। जिस तरीके से गवर्नमेंट ने लिक्विडिटी पुश दिया हुआ है, तो आई थिंक दे आर गोइंग अग्रेसिव। डिपॉजिट ग्रोथ बढ़े हुए हैं, क्रेडिट ग्रोथ बढ़े हुए हैं। स्मॉलर बैंक लाइक बैंक ऑफ महाराष्ट्र, यूनियन बैंक, ये सब चीजें परफॉर्म करना चालू कर चुके हैं। बैंक ऑफ महाराष्ट्र इवन आज की तारीख में ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। तो आई थिंक पीएसयू लिंक्ड ऑल दी, मतलब मैन्युफैक्चरिंग हो, यहाँ पे सर्विसेज हो, वहाँ पे अच्छा खासा फोकस रहेगा। पावर एनर्जी पे ज्यादा फोकस रहेगा, बिकॉज इंडिया का ग्रोथ स्टोरी जितना फास्ट जा रहा है, इतना टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट हो रहा है, और इतना पावर और एनर्जी कंजम्पशन की जरूरत होगी, तो वो सब चीजें फोकस करेंगी। और मैन्युफैक्चरिंग विल बी द होल एंड सोल मदर ऑफ ऑल दी सेक्टर्स। जो मैन्युफैक्चरिंग है उस पर ही फोकस रहेगा। पर इनमें से अभी कुछ चल नहीं रहा है, पावर और एनर्जी वगैरह सब स्टॉक्स ठंडे पड़े हुए हैं, तो पावर इट्स ऑल लॉन्ग टर्म। पावर पावर सेक्टर लास्ट 2 साल से नहीं चल रहा है जिस तरीके से एनर्जी रिक्वायरमेंट आ रहा है। बट दीज थीम्स आर लाइक 5-10 years स्कीम्स। इज नॉट लाइक 1 or 2-3 years तक स्कीम लेकर नहीं चाहिए। पीएसयू बैंक्स कंसोलिडेशन पे कुछ बड़ी घोषणाएं हो सकती है क्या? बहुत ये सरकार एवरी फोकस कर सकती है कि कुछ लार्ज कैप बैंक्स ही रहे और बाकी सब छोटे पीएसयू बैंक्स एवरी विलय हो ईयर जाए इनका लार्ज कैप बैंक्स में। एवरी ईयर ये फोकस रहा हुई है। आई थिंक 3-4 बैंकों के नाम भी आ सकते हैं, आई डोंट नो दी नेम्स राइट नाउ, बट अगेन उसको मर्ज करके कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करने की कोशिश करेंगे। बाकी जो क्रूशियल बैंक है लाइक कैनरा बैंक हो, बैंक ऑफ बड़ौदा हो, एसबीआई हो, पीएनबी हो, ये तो रहेंगे इन द पीएसयू सेगमेंट। और बाकी कोटक बैंक शायद एक फ्रंट रनर हो सकता है आईडीबीआई बैंक के जो डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लेने के लिए। तो शायद ऐसे बड़े दिग्गज 4 बैंक है वो फोकस कर सकते हैं कि आईडीबीआई बैंक को यहाँ पे ले जाए, और डेडलाइन रखा है मार्च 2026 के आसपास। तो बड़े बैंक विल रिमेन वेरी स्ट्रॉन्ग। एंड आई थिंक इंडियन ग्रोथ स्टोरी के लिए जो मदर ऑफ एवरी सेक्टर बोल सकते हो, तो आई थिंक अगेन बैंकिंग विल रिमेन हेली फोकस्ड। और जो सबसे बाहुबली सेक्टर है मेटल्स, मेटल्स के ऊपर इनफैक्ट हम सब जो हमारा रिसर्च इन हाउस रिसर्च है वो भी यही बात कर रहे हैं बिस्तक में भी,
कि रेयर अर्थ मिनरल्स और मेटल्स के ऊपर जब हर कंट्री फोकस कर रही है तो हो सकता है कि भारत भी फोकस करे किसी ना किसी तरीके से। हालांकि हमारी उतनी क्षमता नहीं जितनी दूसरे देशों की है रेयर अर्थ में मिनरल्स उत्पादन में, लेकिन कुछ बड़े इंसेंटिव्स मिल सकते हैं क्या कुछ कंपनियों को? ऑलरेडी सर मैं थिंक 3-4 महीने पहले गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंसमेंट कर दिया है रेयर अर्थ के ऊपर 7,000 to 8,000 crores के आसपास पीएलआई स्कीम्स अनाउंस कर दिया है। अभी भी वी आर वेरी मच इन द निश स्टेज में, मतलब इतना निश है कि कोई कंपनी के पास अभी भी वो कोई एबिलिटी नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है कि वो रेयर अर्थ के ऊपर उतना फोकस करे। दे आर स्टार्टेड डूइंग आर एंड डी। बहुत सारे कंपनीज हैं जो अनलिस्टेड है, वो गवर्नमेंट के कंपनी है, वहां पे वो फोकस कर रहे हैं। तो मे बी वेदांता कैन बी वन अगेन, ही इज ऑल्सो ट्राइंग टू डू समथिंग, बट वो वेदांता के लिए इट इज नॉट इवन 1% ऑफ हिज ओन कैपेक्स। तो अभी भी बहुत मुश्किल है बोलना, बट यस दिस कैन बी ए ग्रेट स्टोरी। बट इंडिया इतना जल्दी उसके ऊपर फोकस कर रहा है, जो डिपेंडेबिलिटी 80-90% चाइना के ऊपर है। अगर हम लोग आज स्टार्ट भी करेंगे तो शायद 5-6 साल लग जाएंगे उसको मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस करने के लिए। इट्स लॉन्ग वे टू वे। बट कोई ऐसा कोई स्टॉक नहीं है जो ओनली वो चीजें, एक दो स्टॉक ऐसे बोल सकते हैं, बट दे आर यूजिंग दिस रेयर अर्थ एज ए अपॉर्चुनिटी कि हमने 600 करोड़ रुपया रेयर अर्थ के लिए डाल चुके हैं, हम लोग रिसर्च करना चालू चुके हैं, तो स्टॉक ऑलरेडी डबल ट्रिपल हो चुके हैं। तो वी शुड नॉट फोकस मोर ऑन दैट, बिकॉज कोई बड़ा कंपनी है ही नहीं है। लेकिन फिर मेटल स्टॉक्स पे क्या करना चाहिए? तो बहुत तगड़ी दौड़ लगा गए, चाहे सरकारी हो या फिर निजी, सब तेज हैं इस समय मेटल स्टॉक्स। ये क्या रैली अभी और बनेगी देखो सर, या फिर आपको लगता है कि बहुत ओवर स्ट्रेच हो गए हैं? बहुत वर्स्ट टच हो चुके हैं। रिजल्ट्स भी, अर्निंग ग्रोथ जो आ रहे हैं वो प्राइस ग्रोथ के हिसाब से नहीं आ रहे हैं। बट अगेन ठीक है, देयर इज नो नेगेटिव रेट एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम। बड़ा कोई सेल ऑफ तो नहीं आएगा। सेल ऑफ आ सकता है तो जो गोल्ड और सिल्वर है वहां पे शायद बहुत वोलेटिलिटी या प्रेशर आ सकता है। बाकी जो फिरोज और नॉन फिरोज मेटल्स जो स्टॉक्स है वहां पे ज्यादा प्रेशर है नहीं, बिकॉज ग्लोबली जो प्राइसिंग हो रहा है वो एक्चुअली इनडायरेक्टली एक विंडफॉल बेनिफिट है इंडियन स्टील कंपनीज के लिए, जो एडवांटेज ले रहे हैं। आई थिंक दैट विल कंटिन्यू द वे दे आर डूइंग इट। और India or China will always dominate the whole metal industry in the world. So I think that will create more of export opportunity India के लिए, and we will be giving lot of metal to the world to grow and make infrastructure. So I am very much positive. May not be कि जो last year performance हुआ है same performance ये साल में मिले, but they are doing really good. राइट सर, लेकिन फिर अब सब ये जानना चाहते हैं कि प्रशांत जी की बजट पिक्स कौन सी होंगी। अब बजट पिक्स तो हमने सेगमेंट का नाम दिया हुआ है, लेकिन आप अर्निंग्स के बलबूते बता सकते हो, और साथ ही साथ अगर पूरे साल का भी आउटलुक शेयर कर दें कि पूरे फिस्कल के लिए आपको कहां पर लगता है कि अर्निंग्स बहुत बहुत स्ट्रांग रहने वाली है, और आपके टॉपिक्स कौन सी होंगी? आई थिंक अर्निंग्स फोकस करेंगे तो कैपेक्स के ऊपर जो एक प्रॉक्सी कंपनी है L&T, आई थिंक वहां पे मुझे फोकस करना चाहिए। बजट में भी कुछ इम्पैक्ट आ सकता है गोइंग फॉरवर्ड, जिस तरीके से इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर पे जो स्पेंड कर रहे हैं, ऑलमोस्ट 10% ऑफ द होल इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंड व्हाट एडिशनल इंक्रीमेंटल जो इंडिया करने वाला है वो कहीं ना कहीं डायरेक्टली इनडायरेक्टली L&T को आना ही है। तो आई थिंक L&T शुड बी वन स्टॉक, वन शुड बी इन योर पोर्टफोलियो कंसिडरिंग बजट, कंसिडरिंग द होल इंडिया होल ईयर आउटलुक फॉर इंडियन मार्केट। सेकंड, पीएसयू जो थीम है, मुझे लगता है कि पीएसयू में मैन्युफैक्चरिंग हो, पीएसयू में डिफेंस हो, पीएसयू में रेलवेज हो, या पीएसयू में बैंक्स हो, तो यही फोकस को करना चाहिए। जिस तरीके से प्राइवेट बैंक्स अंडर परफॉर्म कर रहे हैं और गवर्नमेंट बैंक्स परफॉर्म करना चालू हो चुके हैं, तो मुझे लगता है कि ग्रोथ वहां पे आना चालू हो चुका है। हाउसिंग सेक्टर पे मैं ज्यादा फोकस कर रहा हूँ, बिकॉज आई थिंक इंडिया इज गोइंग वेरी स्ट्रॉन्ग इन टर्म्स ऑफ हाउसिंग इन दी नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर। बिकॉज आई थिंक जो एज फैक्टर है इंडिया का वहां पे 35 to 38 के बीच में आ रहा है, जहाँ पे एक इंसान हमेशा एक नए घर के लिए, नया इन्वेस्टमेंट के लिए सोचता है। तो आई थिंक this will indirectly contribute to a lot of other growth also, because real estate has been called as again a mother of every sector। वहां पे सीमेंट, स्टील, एम्प्लॉयमेंट, रियल एस्टेट हर चीज को इम्पैक्ट करता है। बैंक्स ऑल्सो विल अगेन डायरेक्टली इम्पैक्ट। तो मैं फोकस पीएसयू और कैपेक्स के ऊपर ज्यादा फोकस कर रहा हूँ। डिफेंस और रेलवे तो ऑब्वियसली एक थीम रहा हुआ है। आई थिंक BHEL, BEL जो एक स्पेसिफिक कंपनीज हैं, और BDL ऑल्सो आई एम फोकसिंग मोर ऑन। मुझे लगता है कि टेक्निकल फैक्टर्स भी सपोर्ट कर रहे हैं कि BDL कैन ऑल्सो बी ग्रेट कंपनी फॉर ए ईयर आउटलुक के लिए। तो ओवरऑल वो है। साल भर के से तो निफ्टी के ऊपर तो बहुत स्ट्रॉन्ग आउटलुक है अपना। आई थिंक ऑल टाइम हाई फिर से बनाएंगे, और आई थिंक दैट स्टॉक मार्केट्स कैन गो टुवर्ड्स अगेन 28,000 to 29,000 फॉर ए फुल ईयर आउटलुक। मैं बजट से बजट की बात कर रहा हूँ, तो आई थिंक नेक्स्ट बजट में हम जो बात करेंगे सिमिलर शो पे, तो 28,000 प्लस के हिसाब से मैं निफ्टी के हिसाब से मैं सोच रहा हूँ कि वहाँ पे ट्रेड होना चाहिए। और ऑब्वियसली तब तक शायद ट्रम्प साहब के जो बयान है, बयानबाजी है, वो खत्म होना चाहिए। बहुत सारे FTI डील्स, FTI ट्रेड्स हो जाएंगे, तो वी विल बी इन न्यू ग्रोथ फेज इन नेक्स्ट बजट। सर अब एक सवाल ये है कि इक्विटी मार्केट ने तो बिल्कुल ही
अंडर परफॉर्म किया है एज कम्पेरेटिव टू प्रेशियस मेटल्स, यानी कि सोने और चांदी में तेजी ज्यादा देखने को मिली और शेयर बाजार में उतनी नहीं देखने को मिली। इनफैक्ट उसमें तो जिसने भी पैसा डाला शेयर बाजार में उसके तो लेने के देने पड़े हुए हैं। तो अभी के तौर पे चांदी, जब आपकी हमारी बात हो रही है, तो ये पहुंच गई लगभग 3,60,000 रुपए के आसपास प्रति किलो। अब हम रोज यही बात करते हैं कि डर लग रहा है, डर लग रहा है, बहुत डर लग रहा है, लेकिन डर डर में ही भागी जा रही है। ऐसी रैली आपने देखी है क्या, जब से आप अगर अपना एक्सपीरियंस शेयर कर पाए तो? और जो नहीं खरीद पाया, अब क्या वो इस डर में बैठा रहे कि नहीं भैया अभी तो कभी भी क्रैश हो सकती है, या फिर यहां से भी अच्छा खासा अपसाइड चांदी में आप देखते हो? देखो, वो चीज हम लोग हमेशा, वो जो डर के आगे जीत है वो तो शायद वो सिल्वर में ही जीत है। देखो, ट्रेडिंग के हिसाब से तो ऑब्वियसली यस, मार्केट में जिस तरीके से ग्लोबल नो इकोनॉमिक टेंशन चल रहे हैं, जियोपॉलिटिकल टेंशन चल रहे हैं, तो ये दोनों जो चीज तो वॉलेटिलिटी प्लस पॉजिटिव मूव रहेगा ही। सी सिल्वर में इतनी वॉलेटिलिटी है तो आई डोंट एक्सपेक्ट कि सिल्वर में यहाँ से जिस तरीके से लास्ट 6 महीने में डबल हो चुका है तो अगले 6 महीने में साल भर में डबल हो सकता है, नो। आई थिंक 4 लाख के ऊपर जो मार्केट में एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि जो दिग्गज कंपनी, हमने रिसेंटली लास्ट वीक मैं पृथ्वीराज कोठारी जी से मिला जो एक बुलियन मार्केट्स पे एक्सपर्ट है। उन्होंने ये चीज बताया कि सिल्वर में शायद अपसाइड एक लिमिटेड रहेगा और डाउन साइड ओपन रहेगा, मतलब 15-20% के आसपास सिल्वर में करेक्शन आ सकता है, बिकॉज डिमांड और सप्लाई में देर इज ए गैप। बट अगेन, जिस तरीके से जियोपॉलिटिकल टेंशन में सेकंड गोल्ड के हिसाब से सिल्वर को ले रहे हैं, तो आई थिंक अर्लियर सिर्फ सेंट्रल बैंक्स गोल्ड ले रहे थे, अभी बोलते हैं सेंट्रल बैंक्स ने सिल्वर लेना भी चालू कर चुका है। तो द रिसेंट रैली इज बीन ड्रिवन बाय द सेंट्रल बैंक्स, नॉट बिकॉज ऑफ रिटेल बाइंग एंड ऑल, बिकॉज रिटेल के पास पहले भी सिल्वर कमी था, आज भी सिल्वर कमी है। मेजरली रिटेल गोल्ड पे फोकस करता है। तो सेंट्रल बैंक्स, नॉट अबाउट इंडिया बट होल वर्ल्ड में, सेंट्रल बैंक्स ने 5-10% ऑफ देयर मेटल में शायद सिल्वर को भी ऐड कर दिया। तो रिद्धि सिद्धि बुलियन के जो मालिक हैं पृथ्वीराज कोठारी जी, उन्होंने ये बताया कि आई थिंक सिल्वर में लिमिटेड अपसाइड है और डाउन साइड ओपन रहेगा सिल्वर में। और सोना मुझे लगता है कि ये जो 1.5 के आसपास है, तो 1.4 1.6 के रेंज में रहेगा ये साल भर पूरा। डोंट एक्सपेक्ट 20-30% मोमेंटम फ्रॉम द करंट लेवल, बट यस, तब तक शायद ट्रम्प साहब को कुछ ना कुछ तो सेटलमेंट होना चाहिए। बट अगर अभी आने वाले 1000 दिन बाकी है उनके, वो अगर ऐसे ही करते रहेंगे तो अनएक्सपेक्टेड प्राइजेस भी देखने लायक बन सकते हैं। बजट में तो हम भगवान का नाम जपते ही जा रहे हैं इस बार, क्योंकि मार्केट पे तो ऊपरी स्तरों पे बहुत तगड़ी मुनाफा वसूली हो गई है शेयर बाजार में। और आपकी हमारी बात हो रही तो 25,000 के लेवल पे हम अभी खड़े हैं। अगर कोई डिसअपॉइंटमेंट होती है, तो मेरा आखिरी सवाल ये कि अगर कोई बाजार में बजट में डिसअपॉइंटमेंट होती है अगर बजट में, तो बाजार कितना गोता लगा सकता है और उस समय निवेशकों को क्या करना चाहिए? वर्स्ट के सिनेरियो में हम निफ्टी कहाँ तक देखते हो, और अगर कोई अच्छी घोषणा हो गई तो उसके बाद बाजार कितनी ऊंची छलांग लगा सकता है? तो सही बात है कि अपने को वर्स्ट केस के हिसाब से सोच के बैठना चाहिए, बिकॉज ज्यादा होप से हम लोग कभी भी डिसअपॉइंट हो सकते हैं। 24,400 is my level if something goes very bad in the budget, very bad in the sense नो अनाउंसमेंट, नो बिग अनाउंसमेंट इज ए गुड थिंग। उन्होंने कुछ किया नहीं तो आज की तारीख में जो है वो कल की तारीख में, फरवरी 2 में भी वही तारीख में रहेंगे हम लोग। बट अगर कोई ऐसे मार्केट्स को कुछ इंपैक्ट करने वाले कोई ऐसे रॉन्ग डिसीजन किसी ने अगर ले लिया, जो मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूँ, तो शायद ये लेवल्स आएंगे नहीं। इन्वेस्टर को क्या करना चाहिए? आई थिंक फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग मिड कैप स्मॉल कैप्स में फोकस करना चाहिए। ऑब्वियसली उनका फोकस लास्ट 2 साल में वही रहा हुआ है। बट जिस तरीके से 2-3 बड़े बड़े फंड जो है, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल फंड है, ग्रो कैप फंड है, उन्होंने स्मॉल कैप के ऊपर नया फंड्स निकाले। तो आई थिंक व्हेन बिग म्यूचुअल फंड्स कम आउट विद सच काइंड ऑफ स्कीम्स, मुझे लगता है कि एक वैल्यूएशन कंफर्ट आ चुका है फ्रेश इन्वेस्टमेंट्स इन मिड कैप एंड स्मॉल कैप्स के लिए, तो वहां पे फोकस करना चाहिए। बाकी अगर अच्छा खासा कुछ अगर रैली कुछ अनाउंसमेंट बजट में आता है जो मार्केट्स को बहुत क्लियर है, तो वो जो सेंटिमेंटल इंपैक्ट है शायद 25,500 25,600 यहाँ तक ही मुझे लगता है कि सीमित रहेगा। बड़ा अपसेट है नहीं है, बिकॉज मार्केट्स में जो बड़ा रीजन है यूएस डील प्लस अर्निंग्स, ये दोनों मार्केट्स में आ नहीं रहे हैं। जब तक ये नहीं आएंगे, एफआईएस वापस नहीं आएंगे, और जब तक एफआईएस वापस नहीं आएंगे, मार्केट्स फिर से शायद जो बड़ा रैली है, खुशी वाला रैली, मतलब हमने शायद 15 दिन पहले ऑल टाइम देखा है इंडियन मार्केट में, बट वो खुशी नहीं थी। तो वो जो एक्चुअल खुशी वाली रैली आएगी, वो शायद एफआईएस मार्केट्स में वापस आने के बाद ही हो सकता है। थैंक्स सर इस तक को अपना समय देने के लिए। कोई डिस्क्लेमर आपकी ओर से? सर, ज्यादा कोई स्टॉक पे डिस्कस किया नहीं है, बट अगर कोई भी स्टॉक में हमने अगर कमेंट दिया, जैसे कि एलएनटी हो या कोई भी हो, तो शायद अपने क्लाइंट्स को भी सिमिलर काइंड ऑफ एडवाइस हमने दिया होगा। पर्सनल पोर्टफोलियो में कुछ शेयर है नहीं है, आई एम म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर। थैंक यू। राइट सर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और बजट पे और साथ साथ बाजार पे बात करने के लिए, बताने के लिए कि बजट से पहले क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आपकी। शुक्रिया। तो प्रशांत तापसी जी हमारे साथ जुड़े हुए थे मेहता इक्विटीज से, और उन्होंने अपने व्यू पॉइंट्स रखे, और ऐसे ही बजट पे मेगा कवरेज बिस तक की जारी है।
और हम कोशिश ये कर रहे हैं कि बाजार के एक्सपर्ट्स इस मंच पे आके अपनी बजट एक्सपेक्टेशंस और मार्केट का आउटलुक आपके साथ करें शेयर, ताकि आपकी मदद हो। बाजार में इस समय स्थिति ठीक नहीं है, लेकिन ये हमेशा नहीं रहेगी, और बाजार हो सकता है कि एक बड़ा दाव बजट अनाउंसमेंट्स पे लगाता हुआ नजर आए। तो थोड़ा धैर्य रखें, सब्र रखें, सब्र का फल होता है मीठा। फिलहाल इस शो से इतने, नमस्कार।